बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इसमें आतिफ फ़ोकास और आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म 1 के इस लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और फिर हम गॉस लॉ अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि गॉस लॉ मोर जनरल है और इससे हम कूलम लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। सो यू डिराइव कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सो प्रीवियसली हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मुतालिक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने बात की है कि किस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्जेस, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हमने कूलम लॉ इस्तेमाल किया, वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मिला उसको हमने आगे मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज़ किया। अब हम एक और टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ गॉस लॉ। गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे सिस्टम्स के लिए जहाँ पर कूलम लॉ को अप्लाई करना मुश्किल होता है, जहाँ पर कूलम लॉ काम नहीं करती। बिकॉज कूलम लॉ जो है वो सिर्फ स्टैटिक्स चार्जेस में वैलिड है और गॉस लॉ जनरल है। इसको हम हर तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इवन हम जहाँ पर स्टैटिक चार्जेस ना हो वहाँ पे भी गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और ये टेक्निक हम आगे गॉस लॉ में फिर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। So what is electric flux? Electric flux is just a mathematical quantity that corresponds to the number of electric field lines penetrating a surface. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर है और ये किसी भी चीज़ का फ्लक्स हो सकता है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अगर करें तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पेनिट्रेट्स थ्रू अ सरफेस, जो किसी सरफेस से पेनिट्रेट होती है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक मैंने क्यूबाइड बनाया है और इसके 2 सरफेसेस हैं। एक सरफेस से फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं। फ़िलहाल आप इस एक सरफेस पे अगर फोकस करें जिसमें फील्ड लाइंस पेनिट्रेट हो रही हैं लेफ़्ट से, तो इन फील्ड लाइंस का किसी एरिया, इस एरिया के अंदर इंटर होना, इस सरफेस में पेनिट्रेट होना, ये फ्लक्स है। और मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ई ए। अब ये किस सरफेस के लिए? फॉर सरफेस परपेंडिकुलर टू ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड लाइंस और वो सरफेस परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस के सामने पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में जितनी फील्ड लाइंस उसके ऊपर पड़ रही हैं सारी की सारी उसमें पेनिट्रेट हो रही हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उस सरफेस में पेनिट्रेट हो रही हैं इट मीन्स फ्लक्स ज़्यादा है। फिर अगर इसके यूनिट्स को देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, साथ में एरिया है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके अलावा भी इसका एक यूनिट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट पर मीटर जब हम पुट कर लेते हैं साथ में मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज़ येट अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इफ़ यू लुक एट द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं इन यूनिट्स से। आप इसके डायमेंशंस भी बता सकते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आप लिखें तो आपको ये डायमेंशंस मिल सकते हैं। ml³10⁻³ I इनवर्स, I फॉर करंट, कुछ बुक्स में ये एम्पियर A लिखा होता है। बहरहाल दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड नाउ व्हाट इफ़ द सरफेस इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन? ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिस सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं वो हमेशा फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हो। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो परपेंडिकुलर ना हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, एक प्लेन जो है एरिया 1 जो लेफ़्ट साइड का जो प्लेन है उस शेप का, वो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन के। फील्ड लाइन उसमें डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ रही है। A1 इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, बट इफ़ यू लुक एट द एरिया A2,
जो इंक्लाइंड प्लेन है वो प्लेन जो है वो बिल्कुल वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं है, बट इट मेक्स सम एंगल थीटा विद दोज फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अगर हम इस एरिया के थ्रू फ्लक्स देखें तो फ्लक्स A1 के थ्रू फ्लक्स और इस इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू जो फ्लक्स है वो सेम है। आप देख सकते हैं जितनी फील्ड लाइंस इधर से इंटर हो रही है उधर से इमर्ज हो रही हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब उस एरिया का जो नॉर्मल है वो फील्ड लाइंस के साथ जब कोई एंगल बनाता हो, तो ऐसी सूरत में हम फ्लक्स यूँ डिफाइन करते हैं E डॉट एन ए। मैंने यहाँ पर E डॉट एन लिखा है वो इसलिए कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट सिर्फ लूँगा जो पैरेलल हो और जो उस नॉर्मल ऑफ दैट एरिया के पैरेलल, यानी उस एरिया के उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो वो है E डॉट एन। अब यहाँ से E डॉट एन जो है, E डॉट एन को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ, इसको En भी लिखा जा सकता है। इट्स द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ दैट सरफेस, सो इट इज E dot unit vector n, and from here you can see it is E cos theta। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो फील्ड लाइंस के जो उस एरिया के नॉर्मल के पैरेलल हो, यानी उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो वो En है। तो अगर वो एरिया ऐसे ना हो कि वो जिस तरह पहला केस था उसमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था जब एरिया जो था परपेंडिकुलर था, सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस पड़ा था, जब नॉर्मल ऑफ द एरिया और फील्ड लाइन आपस में पैरेलल थे, तो ये सिचुएशन थी। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब नॉर्मल और फील्ड लाइंस के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे E A cos थीटा या ENA। ठीक है, अब कभी कभी सिचुएशन और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है जब हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस हो, जब जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस कर्व्ड सरफेस में अब हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर लेते हैं, उस कर्व्ड सरफेस के पैचेस बना लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, एरिया एलिमेंट्स बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एलिमेंट डेल्टा AI हमने बनाया है, उस कर्व्ड सरफेस की एरिया का एक एलिमेंट। उस एरिया एलिमेंट को अगर हम बहुत स्मॉल ले लें तो वो एक प्लेन होगा। हालांकि ये कर्व्ड सरफेस है, लेकिन वो डेल्टा A इतना स्मॉल है कि वो ऑलमोस्ट एक प्लेन है, और उस प्लेन का भी एक नॉर्मल होगा। तो उस नॉर्मल को अगर आप देखें, दैट इज़ पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब अगर फील्ड लाइंस के अगर पैरेलल है वो नॉर्मल, अगर फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो फिर तो सीधा E डेल्टा A हम फ्लक्स लिख लेते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और कोई एंगल बना रहा है और हम जनरल फॉर्म लिखने में इंटरेस्टेड हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर उसमें भी हम वही सिचुएशन करेंगे, E डॉट NI डेल्टा AI। मैंने I सब्सक्रिप्ट यहाँ पे देखिए लिखा है, तो ये सिर्फ उस आयत पार्ट ऑफ दैट इंटायर सरफेस उसकी हम बात कर रहे हैं, उस छोटे पेज की बात कर रहे हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये फ्लक्स उस स्मॉल पेज के थ्रू जो फ्लक्स है वो इस तरह होगा। इसको आप E डेल्टा AI E डॉट AN जैसा कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है E cos थीटा, तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हैं। बहरहाल दिस इज़ द फ्लक्स टू दैट स्मॉल पेज ऑफ एरिया, एंड if we are interested in the total flux, what would we do? We just take summation of all those flux, because flux is a scalar quantity and we can simply add those fluxes जो हमें उस तरह के छोटे छोटे एरिया से मिलेंगे। तो अगर इस तरह समेशन लिखेंगे, जाहिर है अगर हमने I कोई पार्ट उठाया है और वो 1 से लेकर n तक
पेचेस हमने बनाए हैं उस एरिया के, तो हम इस तरीके से उसका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मोर जनरल फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, उस डेल्टा ए को इंतहाई स्मॉल मान लेते हैं, तो ऐसी सूरत में टोटल सरफेस के लिए हमारे पास जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी ई डॉट एन डी ए। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सम कर्व्ड सरफेस, and this is a general definition of electric flux. It is valid for all these cases. These are special cases when surface is perpendicular to E, when surface is not perpendicular to E, and it is not a curved surface, but this one is the general form, and you can apply this to any situation. Okay. Now there comes another situation when we are having some closed surface, and Gauss law की अगर हम बात करें तो वो क्लोज सर्फेसिस के लिए है। तो क्लोज सर्फेस के केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको मिटा दूँ, चूँकि फ्लक्स आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मुझे सिर्फ वो लास्ट वाली जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा फॉर क्लोज सर्फेसिस। क्लोज सरफेस आप जानते हैं ऐसा सरफेस जिसका सिर्फ एक नॉर्मल ना हो, और जैसे आप कोई स्फीयर ले लें, कोई क्यूब ले लें, कोई बंद शेप हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उस रीजन में जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो, या गॉस लॉ में अंडरस्टैंड करते हैं। बट क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की क्या कंडीशन होगी, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस हमारे पास इंटीग्रल इस तरह लिखा जाता है फॉर एनी क्लोज सरफेस, एंड फ्लक्स जो है दैट वुड बी देन ई डॉट एन डी ए, एंड दिस इज द definition of flux for closed surfaces। अब गॉस लॉ क्या है, अगर हम बात करें अब गॉस लॉ की, तो इसकी दो, एक तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट इसकी ये हो सकती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is proportional to the charge enclosed by that surface। उस सरफेस के अंदर चार्ज हमने कितना इनक्लोज्ड किया है, और अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए इसको लिख लें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है और आपने इसको क्लोज सरफेस पे बंद कर लिया, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसके लिए इस तरह की सिचुएशन के लिए फिर हम गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं। उसको मैथमेटिकली मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो ये होगा कि एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा, डॉट एन डी ए दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में ई एन सी लिखा, इससे मेरा मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और अगर आप इसको पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो इस ज़रिए से हम कूलम लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में एक पॉइंट चार्ज को हमने एक
क्लोज स्फेरिकल सरफेस में बंद कर दिया है, दैट इज़ गार्शियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। और उस इमेजिनरी सरफेस के हम स्मॉल पेचेस बना लेते हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2, जिस तरह अभी हमने एक सरफेस की बात की है तो बिल्कुल उसी तरह इसके हमने स्मॉल एलिमेंट बनाए। अब इस क्लोज सरफेस की एक बात ये याद रखें कि अगर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है तो एट एनी पॉइंट इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, क्योंकि पॉइंट सिमेट्री हम इज्यूम कर लें तो पॉइंट चार्ज से हर तरफ फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर उसको इस क्लोज सरफेस में बंद किया जाए तो हर एक पेज जो है उस फील्ड लाइंस के पैरेलल है, उसका नॉर्मल उस फील्ड लाइंस के पैरेलल है, यानी हर एक पेज उस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो सब के लिए वो सिचुएशन है जो EA वाली सिचुएशन हमने सबसे स्टार्ट में की थी। तो यहाँ पर अगर आप टोटल फ्लक्स देखें, हाँ टोटल फ्लक्स अगर आप देखें तो ये गॉस लॉ है Q इनक्लोज, और ये फ्लक्स की डिफिनीशन है। तो ये हम यूज़ करेंगे और गॉस लॉ से कूलम लॉ डिराइव करेंगे जी। तो उस स्मॉल एरिया डेल्टा AI की वजह से जो फ्लक्स है वो उसको मैं डेल्टा फाई I लिख लेता हूँ, एंड दैट इज़ E डॉट या E डेल A। और अगर मैं उन सारे एरियाज़ को जो है एक जैसा मान लूँ तो समेशन इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फील्ड को हर एक के लिए यूनिफॉर्म मान लूँ तो यहाँ पे भी समेशन इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो फ्लक्स है जो किसी एक पेज की वजह से होगा। मैंने जैसा कि कहा कि हर एक पेज फील्ड लाइंस के पैरेलल है, यानी उस पेज का नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल है, हर पेज का जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो ये एक पेज के लिए है, फिर इस तरह ये 1 के लिए होगा तो 1 लिखूँ, 2 के लिए डेल फाई 2 होगा, और इसी तरह चलते जाए। इन सब को इस तरह ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स जो होगा अगेन दैट वुड बी व्हाट टोटल फ्लक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ, मैं टोटल को इस तरह लिख लेता हूँ और यह हो जाएगा जी, जैसे कि कुछ देर पहले हमने गॉस लॉ की बात की है, दैट वुड बी E डॉट N DA, ठीक है, इन सब का इंटीग्रेशन, और मैंने लिमिट अप्लाई किया है, डेल्टा A को बहुत स्मॉल एज्यूम किया है, तो ये तो हमारे पास आ गया इस तरह। अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन फाइंड कर लेनी, और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि हर स्मॉल पेज के लिए वो फील्ड लाइंस जो है उस नॉर्मल ऑफ द एरिया के पैरेलल है, तो डॉट प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिखेंगे E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल एरिया। और अगर आप इंटीग्रेट करें उस पूरे एरिया के ऊपर, तो चूंकि वो स्मॉल एरिया मिलकर हमें एक स्फीयर देते हैं। स्फीयर का एरिया क्या है? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या है? एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी स्फीयर के ऊपर का जो सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन से हमें मिलता है E टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। एंड नाउ E क्या हो जाएगा? That is flux divided by the surface area 4 pi r square। ठीक, अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स की जगह अगर हम उसकी डिफिनीशन सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है, और फ्लक्स की डिफिनीशन यहाँ से, चूँकि गॉस लॉ हमने यूज़ करना है, गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स ये है, दैट इज़ टोटल फ्लक्स। मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो ये इस तरह हो जाएगा
E dot N dA that is equal to Q enclosed divided by epsilon naught, and that is the total flux. So या ये टोटल फ्लक्स का जो फार्मूला है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ Q enclosed divided by epsilon naught multiplied with 4 pi r square. और यहाँ से आप बड़ी आसानी से इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर लें, उस फॉर्म में ले आएँ जिससे आप फेमिलियर हैं, आप ये जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और दिस टाइम आई हैव यूज्ड कैपिटल Q, सो Q enclosed डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो फार्मूला जो हमें कूलम लॉ से मिलता है। और आप जानते हैं F क्या है, फोर्स इज Q टाइम्स E, तो ये कूलम लॉ यहाँ से हमें मिल जाता है। कोई अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख लूँ उस सरफेस पे कहीं पे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी Q, फॉर एग्जांपल Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, एंड इफ यू प्लेस इट देयर व्हाट यू गेट QE। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर लें तो आपको फोर्स का जो फार्मूला मिलेगा वही होगा जो कूलम लॉ से ऑलरेडी आप जानते हैं, एंड दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हम गॉस लॉ यूज़ करके कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। सो गॉस लॉ इज़ मोर जनरल देन कूलम्स लॉ। और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।